हेलो स्टूडेंट्स, मैं राहुल कुमार। स्वागत है आज के इस 15 मिनट वीडियो में, जिसमें हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास 12th के एक दीर्घोत्तरीय क्वेश्चंस को कवर करेंगे। प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से देखना है और इस क्वेश्चन के आंसर को हम लोग जानेंगे। प्यारे बच्चों, आज का जो क्वेश्चन है, आज का जो दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन की जो सीरीज है, वो क्वेश्चन नंबर 3 है। और वो कौन सा है? तो क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक एवं धार्मिक जीवन का विवेचना करें, जीवन का वर्णन करें। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं, क्लास 12th हिस्ट्री दीर्घोत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला को हम लोग कवर कर रहे हैं। और ये इस श्रृंखला में वैसे ही क्वेश्चन को आपके लिए लाया जा रहा है जो एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। तो प्यारे बच्चों, एकदम बने रहिए आप इस चैनल पे। प्रतिदिन आपके लिए एक जबरदस्त दीर्घोत्तरीय प्रश्न आने वाला है। हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों ही सब्जेक्ट से एक एक दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन आपको आएगा। तो आइए आज के इस क्वेश्चन को कवर करते हैं, जिसमें क्वेश्चन है आपका हड़प्पा सभ्यता के उसका सामाजिक जीवन कैसा था, समाज में किस तरह के लोग रहते थे, क्या करते थे, उनका रहन सहन कैसा था, है ना। उनकी धार्मिक जीवन के बारे में जानेंगे कि आखिर वो धर्म के दृष्टिकोण से किस तरह से जुड़े होते थे, किनकी पूजा किया करते थे, है ना। तो उन सारे क्वेश्चन को इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिए, इसका आंसर है प्यारे बच्चों, सबसे पहले, है ना, क्वेश्चन क्या है कि आपका हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक और सामाजिक जीवन का वर्णन करें। तो चूंकि आप लोग को पता होगा कि हड़प्पा जो सभ्यता थी वो भारत की सबसे प्राचीन और सबसे बड़ी सभ्यता थी, और यह एक प्रकार की नगरीय सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी प्यारे बच्चों? नगरीय और एक सुसंगठित और सुसज्जित सभ्यता थी। कहने का मतलब है कि यहाँ के जो नगर थे वो पूरी तरह से एकदम एकजुटता, एकरूपता दिखाई पड़ता था, है ना। कहता यहाँ की सामाजिक तथा धार्मिक जीवन जो था वो बिल्कुल अनेक भागों में बटा हुआ था, और पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर इसके धार्मिक तथा सामाजिक जीवन का क्या होता है, पता चलता है। तो सबसे पहले हम इसके पहले पार्ट, जिसको कहते हैं सामाजिक जीवन, उसके बारे में जानेंगे कि आखिर इसका सामाजिक जीवन कैसा था। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप देख सकते हैं, इस सभ्यता में मातृ प्रधान समाज था, है ना। माता की प्रधानता होती थी। समाज जो था वो 3 प्रकार के लोग यहाँ पे रहा करते थे। 3 प्रकार के लोग, है ना। एक है निम्न वर्गीय लोग, एक है मध्यम वर्गीय लोग, और दूसरा है कुलीन वर्ग के लोग। जैसा कि आप देख सकते हैं, एक था कुलीन वर्ग, एक था मध्यम वर्ग, और एक था आपका निम्न वर्ग। रहते कहाँ थे? दुर्ग तथा गढ़ी में, है ना। दुर्ग तथा गढ़ी में जो है वो शासक वर्ग रहा करते थे, और मध्यम वर्ग के लिए एक अलग घर बना होता था, और निम्न वर्ग के लिए एक अलग जगह, एक अलग पायदान होता था, है ना। तो यहां से क्या समझ में आया कि सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता का जो समाज था, जिसमें माता की प्रधानता होती थी। किसकी प्रधानता होती थी प्यारे बच्चों? माता की प्रधानता। और यहाँ को जो समाज था वो 3 भागों में बटा हुआ था। एक में निम्न वर्गीय लोग, एक में उच्च वर्गीय लोग, और एक में मध्यम वर्गीय लोग यहाँ पे रहा करते थे। उच्च वर्गीय लोगों को कुलीन वर्ग भी कहा जाता था, है ना। और मैंने आपको बताया था, एक हिस्सा होता था दुर्ग, गढ़ी, और एक होता था निचला हिस्सा। तो निचले हिस्से में निम्न वर्गीय लोग रहा करते थे, और दुर्ग और गढ़ी में कुलीन वर्ग, जिसको हम शासक वर्ग भी कह सकते हैं, वो रहा करते थे। दूसरा इसका क्या है? हड़प्पा सभ्यता का दूसरा सामाजिक जीवन में रहन सहन का स्तर, है ना। किस तरह से लोग रहते थे, है ना, कौन से कपड़े पहना करते थे। तो मैं बता दूं, जो सिंधु घाटी सभ्यता, जो हड़प्पा सभ्यता का जो समाज था, वो बिल्कुल आज के जैसा था। यानी जिस तरह से आज के लोग कपड़े पहना करते थे, रहन सहन होता था, खान पान होता था, उसी तरह का सभ्यता, उसी तरह का उस समय के भी समाज में होता था। देखिए, कहता सिंधुवासी का रहन सहन वर्तमान समय के जैसा ही था। जैसे आज लोग सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र पहनते हैं, उसी प्रकार से उस समय के लोग भी सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र पहनते थे। जैसे आज लोग दूध, फल, सब्जियां एवं मांस का आहार करते थे, उसी तरह से, है ना, जिस तरह से पहले, उसी तरह से आज यहाँ पे भी वही था।
कहता है यहाँ स्त्रियां और पुरुष दोनों ही आभूषण के शौकीन। तो बताइए आज के समय भी महिलाएं और पुरुष दोनों ही आभूषण के शौकीन है ना, दोनों ही आभूषण पहना करते हैं। यानी रहन सहन का स्तर जो था वो सिंधु घाटी सभ्यता का बिल्कुल है ना आज के जैसा ही था। तीसरा है मनोरंजन का साधन, है ना। तीसरा जो पॉइंट है सामाजिक जीवन में बच्चों, वो है आपका मनोरंजन का साधन। तो मनोरंजन का साधन क्या था, है ना। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अपना मन कैसे बहलाते थे, कौन सा खेल खेलते थे, तो बोला जाता है यहाँ के लोग पासा खेला खेलते थे, चौपड़ का खेल खेलते थे, और कहीं कहीं पे ऐसा साक्ष्य मिला है कि दो मुर्गे की जोड़ी को यहाँ पे लड़ाया जाता था, है ना। तो बहुत सारे कहता हड़प्पा वासियों में जानवरों का शिकार करना, है ना, मछली पकड़ना एवं पक्षियों की लड़ाई देखना मनोरंजन का साधन, है ना। पक्षियों की देखिए लड़ाई को देखना मनोरंजन का साधन यह हुआ करता था। और यहाँ के जो लोग होते थे वो खेल खेलते थे, पासा, है ना, चौपड़, शतरंज इत्यादि प्रमुख यहाँ के लोग खेल खेला करते थे। यानी बाय द वे इसके सामाजिक जीवन के बारे में आएगा तो इसी तरह से आपको पॉइंट टू पॉइंट आपको डील करना है। सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा, सामाजिक जीवन के बारे में, है ना। सामाजिक जीवन में क्या जाना, यहाँ पे माता की प्रधानता होती है। समाज में 3 प्रकार के लोग रहा करते थे, कुलीन वर्ग, है ना, मध्यम वर्गीय वर्ग और निम्न वर्गीय लोग रहा करते थे। उसी तरह से दुर्ग तथा गढ़ी में जो कुलीन वर्ग होते थे, शासक वर्ग होते थे, वो रहा करते थे, और जो निचले हिस्से में मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग के लोग यहाँ पे रहा करते थे। उसी तरह से दूसरा सामाजिक जीवन में इसके दूसरे आंसर क्या था, रहन सहन का स्तर। कैसा था रहन सहन, तो बिल्कुल आज के जैसा था। आज जिस तरह से लोग, है ना, जिस तरह से लोग आभूषण गहने का प्रयोग करते हैं, जिस तरह से लोग आज दूध सब्जी मांस का आहार करते हैं, और जिस तरह से लोग आज वस्त्र, ऊनी वस्त्र और सूती वस्त्र पहनते हैं, उस समय के भी लोग इसी तरह से वस्त्र पहना करते हैं। उसका तीसरा पॉइंट हम लोगों ने देखा मनोरंजन का साधन। तो मनोरंजन का साधन क्या था, तो आज के समय में लोग अपना महल बहलाने के लिए कुछ ना कुछ खेल खेला करते हैं। आजकल के समय में तो बच्चे फ्री फायर खेलते हैं मनोरंजन, लेकिन उस समय चूंकि उस तरह से टेक्नोलॉजी का जमाना नहीं था, पैरों मोबाइल का जमाना नहीं था, तो लोग उस समय पासा, चौपड़ और देखिए शतरंज आज भी खेला जाता है ना, जिसको हम लोग अंग्रेजी में चेस कहते हैं, ठीक है। तो शतरंज खेल खेल करके अपना मन बहलाया करते थे, मनोरंजन का साधन था। और भी था, लोग जानवरों का शिकार करते थे, मछली पकड़ते थे, पक्षियों की लड़ाई देखना यहाँ पे मनोरंजन का साधन हुआ करता था। चलिए तो चौथा पॉइंट क्या है, समाधान की विधि। समाधान, समाधान कहने का मतलब है कि जब भी कोई व्यक्ति, है ना, सिंधु सभ्यता में जब भी कोई व्यक्ति मर जाता था तो लोग उसको अंतिम संस्कार कैसे करते थे, तो कहता है कि हड़प्पा सभ्यता में समाधान करने की अनेक विधियां थी, एक नहीं बल्कि अनेकों विधियां थी, जिसमें से सबसे प्रमुख क्या था कि शव के सिर को उत्तर दिशा की ओर रखते हुए कब्र में दफनाया जाता था, है ना। सबसे पहला क्या होता था कि शव के सिर को किधर में, उत्तर दिशा की ओर रख करके और सबको क्या किया जाता था, दफनाया जाता था। दूसरा क्या होता था, दूसरे विधि के अनुसार कि शवों के भस्म को, है ना, सबको, यानी कहने का मतलब है कि सबको जलाने का जो, यानी इस तरह से आप एक समझ सकते हैं कि यहाँ पे 2 चीज का था, एक दफनाने का भी प्रथा था और एक जलाने का भी प्रथा था। तब तो यहाँ पे भस्म की बात आ रही है ना। शवों के भस्मावशेष को एक कलश में रख करके दफना दिया जाता था। जैसे आज के समय में लोग राख को क्या करते हैं, नदी में क्या करते हैं, प्रवाहित कर दिया जाता है। उसी तरह से सिंधु सभ्यता के लोग समाधान की विधि में 2 प्रकार की विधि थी। पहली विधि क्या थी कि सिर को उत्तर दिशा की ओर रख करके दफना दिया जाता था। दूसरी विधि के अनुसार क्या होता था कि शवों के भस्म को, है ना, एक मिट्टी के कलश में रख करके उसको दफना दिया जाता था। और कहीं कहीं पे तो एक प्रमाण और मिला करता है कि नदियों में लोग शवों को प्रवाहित कर दिया करते थे, है ना। तो इस तरह से ये आपका 4 पॉइंट आपको लिखना है सामाजिक जीवन में। यदि क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो 4 पॉइंट आपको बिल्कुल सामाजिक जीवन में लिखना है, और आगे हम लोग जानेंगे इसके धार्मिक जीवन के बारे में। देखिए
सिंधु सभ्यता का धार्मिक जीवन। तो सिंधु सभ्यता का धार्मिक जीवन तो जाहिर सी बात है कि धर्म से रिलेटेड है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वह आपका मातृ देवी की पूजा। देखिए मातृ देवी की यहाँ पे सबसे ज्यादा पूजा प्रचलित था, है ना। उस समय मातृ देवी को उर्वरता की देवी भी कहा जाता है। उर्वरता यानी कि धरती, जमीन, ठीक है, इसको उर्वरता की देवी। और ऐसा कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता तथा मोहनजोदड़ो से अत्यधिक मात्रा में मिट्टी की बनी हुई स्त्री की मूर्तियां प्राप्त हुई है ना। एक नहीं बल्कि अनेकों मिट्टी की स्त्री की मूर्तियां प्राप्त हुई है। और ये जो स्त्री की मूर्तियां थी उन्हीं को मातृ देवी कहा गया है। ये सभी मूर्तियां मातृ देवी का प्रतीक माना गया है। क्या माना गया है? सभी मूर्तियां जो है मातृ देवी का प्रतीक माना गया है। इन्हें उर्वरा की शक्ति, है, उर्वरा शक्ति का प्रतीक भी माना गया है। तो कहने का मतलब है कि चूंकि हमने जाना कि सिंधु घाटी सभ्यता में किसकी प्रधानता होती थी प्यारे बच्चों? माता की प्रधानता होती थी। तो यहाँ पे मातृ सत्तात्मक समाज था और स्त्रियों की यहाँ पे पूजा होती थी, स्त्रियों की मूर्तियां प्राप्त हुई है ना। तो एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पे मातृ देवी की मूर्ति का प्रमाण मिला है सिंधु घाटी सभ्यता से, है ना। तो मूर्ति मातृ देवी की पूजा यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रचलित था। दूसरा है पशुपति की पूजा, है ना। यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता में पशुपति का भी पूजा होता था, जिसको आद्य शिव भी कहा जाता है, ठीक है। शिव भगवान को ही पशुपति यहाँ पे नाम दिया गया है। सिंधु सभ्यता में देवता में सबसे प्रधान थे आपके पशुपति। पशुपति महाराज जी का यहाँ पे पूजा होता था। इनके अलावा बहुत सारे अनेक ऐसे मुहरे प्राप्त हुआ है, अनेक, एक नहीं बल्कि अनेक ऐसे मुहरे प्राप्त हुए हैं जिसमें अनेक प्रकार के जानवरों का चित्र मिला है। बहुत सारे जानवरों का चित्र मिला है, जैसे हाथी, बाघ, घोड़ा, गैंडा इत्यादि, है ना। घोड़ा का तो नहीं यहाँ पे, लेकिन हाथी, बाघ, गैंडा इत्यादि जानवरों का यहाँ से प्रतीक मिला है ना, चिन्ह मिला है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि यहाँ पे पशुपति महाराज की क्या होती थी? पूजा होती थी। नेक्स्ट पॉइंट है कि सिंधु घाटी सभ्यता में लोग वृक्ष की भी पूजा करते थे, है ना। पेड़, है ना, वृक्ष की भी पूजा करते थे। सिंधु सभ्यता में अनेक वृक्ष की पूजा होती थी, जिसमें से सबसे ज्यादा अहम था पीपल का पूजा, है ना। पीपल एक पेड़ होता है जिसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है सिंधु घाटी सभ्यता में। अनेक ऐसे मुहरे प्राप्त हुई हैं जहां से पीपल के वृक्ष का भी चित्र प्राप्त हुआ है, यानी पीपल के वृक्ष का चित्र मुहर से प्राप्त हुआ है, जिससे इतिहासकारों ने यह अनुमान लगाया कि यहाँ पे पीपल के वृक्ष की क्या होती थी? पूजा होती थी। तो चौथा, तीसरा पॉइंट आप इसको लिख सकते हैं धार्मिक जीवन में। उसके बाद जल एवं प्रकृति की पूजा, है ना। जल की पूजा तो आज भी होती है, आज भी हमारे हिंदू समाज में देखते होंगे वृक्ष की पूजा होती है। आज भी हमारे हिंदू समाज में माता की पूजा होती है, जिसको कन्या पूजा कह सकते हैं। तो जिस तरह का समाज सिंधु घाटी सभ्यता का है, आज के समाज से लगभग मिलता जुलता समाज है। कहते हैं सिंधु सभ्यता में जल की पूजा अधिक प्रचलित थी, है ना। जल की पूजा, जैसे आज के समय में लोग कुआं का पूजा करते हैं, कुआं में पानी होता है, नदी का पूजा करते हैं, नदी में जल होता है। तो उस समय भी लोग जल की पूजा करते थे। कुंड में स्नान को धार्मिक और अनुष्ठानिक माना जाता था। जैसे आज भी लोग, है ना, नदी स्नान करते हैं, कुआं स्नान करते हैं, तो कुंड स्नान जो है उस समय भी धार्मिक और अनुष्ठानिक माना जाता था। और इसीलिए मोहनजोदड़ो का जो विशाल स्नानागार है वो धार्मिक स्नान का प्रतीक था। जैसा कि मैं बताया हूं कि विशाल स्नानागार जो है, जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है, वहां पे अनुष्ठानिक स्नान के लिए प्रसिद्ध था। कैसा स्नान के लिए प्यारे बच्चों? अनुष्ठानिक स्नान के लिए ये प्रतीक माना जाता है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने क्या देखा? हम लोगों ने देखा इस क्वेश्चन हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक एवं धार्मिक जीवन क्या है, धार्मिक जीवन के बारे में। तो सबसे पहले सामाजिक, चार पॉइंट दोनों में है प्यारे बच्चों, दोनों का आप एकदम ध्यान में रखिए। इस तरह का क्वेश्चन यदि एग्जाम में आता है तो एकदम हूबहू आप लिखेंगे, फुल में फुल मार्क्स मिलेगा। सामाजिक जीवन में सबसे पहले तो समाज के बारे में आपको लिखना है। उसके बाद दूसरा टॉपिक में क्या है? रहन सहन के स्तर, मनोरंजन के साधन, समाधान की विधि। नेक्स्ट भी धार्मिक जीवन में 4 पॉइंट, मातृ देवी की पूजा, पशुपति की पूजा, है ना। उसके बाद फिर
उसके बाद फिर आपका पशुपति की पूजा, उसके बाद फिर वृक्ष पूजा और जल एवं प्रकृति की पूजा। तो इस तरह से क्वेश्चन को लिखेंगे तो फुल में फुल मार्क्स मिलेगा। तो प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आज के वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्यारे बच्चों एक बार लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे इसी तरह के अगले वीडियो में, जबरदस्त और इंफॉर्मेटिव वीडियो जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू प्यारे बच्चों, थैंक यू वेरी मच।